जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो है आपके कहने पर एनिमल हस्बेंड्री का आप देख सकते हैं कुछ एमसीक्यू लाए हैं आपके लिए। 15 एमसीक्यू लेके आए हैं। एनिमल हस्बेंड्री का एक चैप्टर है, आपका पता है एनिमल डिसीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है कि एमपीपीएटी में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन एमपीपीएटी मतलब आपके जो है एनिमल डिसीज से कंफर्म आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके एमपीपीएटी में आपको रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएटी में 3 से 4 क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से मिलते हैं। तो रोग कोई जो रोग कारक होते हैं ना, उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो उसी के बारे में दोस्तों हम आपके लिए जो है पूरी एमसीक्यू सीरीज तैयार करके लेके आए हैं, पशु बीमारियों का जिसको एनिमल डिसीज बोलते हैं। तो पूरी सीरीज लेके आए हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपने क्वेश्चन कभी देखे नहीं होंगे। आप एक बार जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप 20 क्वेश्चन सिर्फ एक बार सॉल्व करके देखिए हमारे साथ। आप सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तविकता में जो बहुत सारे न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। हम बहुत सारे न्यू क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेके आए क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएटी का जो है पैटर्न पूरा एग्जाम का चेंज हो चुका है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। लेवल जो भी क्वेश्चन का है पूरा चेंज हो चुका है। तो उसी लेवल्स के हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप बोलेंगे तो और भी एमसीक्यू लेके आएंगे एनिमल डिसीज का। बाकी मैंने आपको पता है एग्रीकल्चर कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने एनिमल जो आपकी जो सॉरी एग्रोनॉमी जो आपकी एग्रीकल्चर में, तो उसके मैंने जो है एमसीक्यू लाए थे आपके लिए। पार्ट फर्स्ट भी पार्ट सेकंड दोनों लेके आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी, आप उस पर भी विजिट होकर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरा मकसद है कि आप लोगों को जो एमपीपीएटी क्रैक करवाना 2022-23 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज भी दोस्तों में स्टार्ट करेंगे आपके जब एग्जाम की टाइमिंग आएगी, तो उसी हिसाब से दोस्तों हम आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर की छोटी से छोटी जो भी वैकेंसीज आती हैं और एग्रीकल्चर का अगर न्यू डाटा आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि वहाँ पर भी एग्रीकल्चर से संबंधित दोस्तों सबसे पहले जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चारों जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है एनालिसिस करेंगे। बट दोस्तों इससे पहले आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कमेंट में इसका जरूर आप आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसका आंसर हमको जरूर कमेंट में आप करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है, अगर आप पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे तेज जो है नाड़ी गति किसकी होती है, मतलब किस पशु की जो है सबसे पक्षी या पशु की किसकी जो है सबसे तेज नाड़ी गति होती है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं, तो आप जो है ऑप्शन में देख सकते हैं कौन कौन किसकी नाड़ी गति तेज होती है। कबूतर की सबसे तेज नाड़ी गति होती है, या नाड़ी गति मतलब पल्स रेट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पल्स रेट। आपको पल्स रेट के बारे में पता होगा, पल्स रेट जो आपकी होती है, पल्स रेट के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो पल्स रेट जो है आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि जो पल्स रेट किसकी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो मुर्गी की होती है, क्या बटेर की होती है, या बकरी की। तो इन चारों में से आपको कमेंट करके हमें बताएं कि सबसे जो पल्स रेट किसकी तेज होती है, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मेल का चुनाव कीजिए। मतलब निम्नलिखित में चूज द करेक्ट मैच ऑफ फॉलोइंग, मतलब जो मेल मैचिंग दी हुई है इसको सही इनमें से कौन है। कि जैसे आपको पता है रोग कारक कैसे फैलता है, गलघोटू किसके द्वारा फैलता है। इनका कहने का मतलब यह गलघोटू क्या जीवाणु के द्वारा फैलता है, ये मेल सही है क्या। चेचक यानी आपने सुना होगा काउपॉक्स जिसको अपन पशु माता भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ये वायरस से फैलती है। लंगड़ी रोग इसको ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, आपको पता है लंगड़ी रोग को ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। और दूसरा अगर इसको बोले चुरचुरिया भी बोलते हैं, एक टंगा भी बोलते हैं। बहुत सारी बीमारी बहुत सारे नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। गलघोटू को भी आपको पता है नभी ज्वारी बोलते हैं, घुटका भी घुटघुरिया, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इनको आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपको पता है उपरोक्त में जो है जो कि आपका है लंगड़ी रोग है जिसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, या कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, या उपरोक्त में सभी। तो इसमें से जो कि सही आंसर क्या है ये पूछ रहा है ना। तो दोस्तों आपको पता है कि गलघोंटू जो है आपका जीवाणु के द्वारा बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम है आपका पास्चुरेला बोबीसेप्टिका। पास्चुरेला जो बोबीसेप्टिका ही के अलग अलग इसके नाम है। गाय में जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, पास्चुरेला बोबीसेप्टिका, आपको सुना होगा नाम। पास्चुरेला बोबीसेप्टिका किसके द्वारा फैलता है, गाय के द्वारा। और पास्चुरेला बोबीसेप्टिका जो फैलता है आपका वो किसके द्वारा फैलता है, भैंस में। भैंस में जो एक जो आपका बैक्टीरिया होता है वो भैंस में कौन पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका, ये किसमें एक गलघोंटू का बहुत ही खतरनाक जो है बैक्टीरिया है, बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया, बहुत डेंजरस डिसीज है ये दोस्तों गलघोंटू, है ना। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा बिल्कुल फैलता है भाई। चेचक है आपका काउपॉक्स, तो ये बिल्कुल वायरस के द्वारा फैलता है, सही आंसर है। लंगड़ी रोग, लंगड़ी यानी जिसको अपन बोलते हैं क्या
कॉलोस्ट्रिडियम सोबियाई या कॉलोस्ट्रिडियम, इनके नाम है वायरस जीवाणु का कॉलोस्ट्रिडियम आपने पढ़ोगे तो पूरा आपको ये मिल जाएगा। तो लंगड़ी जीवाणु के द्वारा बिल्कुल भाई सही है, जीवाणु के द्वारा बिल्कुल फैलता है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। अगर इसके सही आंसर की आपसे बात करें तो इसका सही आंसर क्या है, डी, यानी उपरोक्त में से सभी जो है इसमें से सही है, इसका डी आंसर जो है सही है। आपको जो है इसका ऑल ऑफ दीज आंसर सही है, क्योंकि गलघोटू बिल्कुल जीवाणु के द्वारा फैलती है, चेचक बिल्कुल वायरस के द्वारा फैलती है, और लंगड़ी रोग भी भाई जीवाणु के द्वारा फैलता है। इनमें से यानी सभी सही है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि तेलीय मिश्रण वैक्सीन निम्न में से किसका बचाव के लिए प्रयोग किया था। तेलीय मिश्रण वैक्सीन एक वैक्सीन है जिसमें तेल का मिश्रण होता है। आपको अगर आपने वो वैक्सीन की जो है लिस्ट पढ़ी होगी आपने वैक्सीन की, तो आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, उस वैक्सीन का नाम ही दोस्तों स्टार्ट होता है तेल से, ऑयल से स्टार्ट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और वो वैक्सीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न तेलीय मिश्रण वैक्सीन निम्न में से किसके बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। वायली कंपाउंड वैक्सीन इज यूज्ड ऑन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, है ना, तो किसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करता है, खुरपका मुंहपका के लिए। अगर आपने इनके बारे में सुना हो तो बिल्कुल आपके लिए इजीली क्वेश्चन ही है। खुरपका मुंहपका के लिए क्या उपयोग किया जाता है तेलीय मिश्रण का वैक्सीन, एफएमडी जिसको बोलते हैं, आपको पता है इसको एफएमडी आपको पता है, उसको एचएमडी भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप इन क्वेश्चनों को, आप सीरियस लीजिएगा, मजाक में मत लें। ठीक है, पशुपालन इजी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन ही आएंगे, बनेंगे बहुत मुश्किल से, इसलिए पशुपालन को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 50 नंबर की आती है। ठीक है, तो आपको पता है खुरपका मुंहपका को एफएमडी भी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एचएमएफ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एचएनएफ। क्यों वो एचएमएफ का मतलब क्या है, हुप। हुप किसको, हुप का मतलब क्या होता है, हुप को बोलते हैं खुर। खुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुप। मतलब ये जो हुप माउथ जो है आपकी डिसीज है, फुट, हुप माउथ फुट, ये क्योंकि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, जो खोरों में भी नुकसान पहुंचाती है, माउथ में भी नुकसान पहुंचाती है, तो ये जो है सबसे डेंजरस डिसीज है दोस्तों, ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है पशु को, याद रखिएगा। ठीक है, तो खुरपका मुंहपका और जहरी बुखार, एंथ्रेक्स, गलघोटू जिसको अपन बोलते हैं एचएस या हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया, इसको घुटका भी बोलते हैं। एंथ्रेक्स को आपको पता ही कि एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रेक्स को आपको पता है जहरी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, गिल्टी भी बोलते हैं, बिस्ज्वारी बोलते हैं, इसको पीहा का बुखार भी बोलते हैं। नोट करते जाइएगा ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछते हैं। आपको बहुत कम क्वेश्चनों में जो एंथ्रेक्स का नाम लेगा वो अलग अलग नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है ये। ठीक है, तो इनको भी याद करना है अपने को। और नंबर डी ऑप्शन क्या है, नंबर 4 पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट। ठीक है, तो तेलीय मिश्रण, किसका तेलीय मिश्रण जो है इस बीमारी के बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है अपना गलघोटू के वैक्सीन का नाम क्या है आपको पता है, वाइल एंड जुबेंट। वाइल उसने बोला ना, वाइल एंड जुबेंट, तो वाइल तेलीय मिश्रण, इसलिए ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। वाइल एंड जुबेंट का टीका किस में लगता है, गलघोटू के बचाव के लिए टीका लगता है दोस्तों। आपको पता है कि टीका जो है गलघोटू का, ये अपने वर्षा ऋतु के पहले टीके लगाए जाते हैं। आपको इनके बारे में सब आपको जानकारी मिल जाएगा, आपने 12th का जो सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इनमें पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो खुरपका मुंहपका का जो आपको मैं बताऊं वैक्सीन, याद रखिएगा, नोट करने में बता रहा हूँ आपको। खुरपका मुंहपका का जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीटीबी। पीटीबी क्या होता है भाई, पीटीबी होता है पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, नोट करते जाइएगा। खुरपका मुंहपका का कौन सा वैक्सीन है, पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। जहरी बुखार एंथ्रेक्स का कौन सा है भाई, एंथ्रेक्स का है आपका स्पोर वैक्सीन, नोट करते जाइएगा। एंथ्रेक्स का क्या है, स्पोर वैक्सीन। ठीक है, स्पोर आपका वैक्सीन है, तो वो किसके लिए है, एंथ्रेक्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया खुरपका मुंहपका पीटीबी यानी पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। जहरी बुखार एंथ्रेक्स के लिए स्पोर वैक्सीन। गलघोटू के लिए आपके कौन सा, वाइल एंड जुबेंट, नोट कर लीजिएगा। क्या, वाइल एंड जुबेंट करके एक वैक्सीन आता है, वो होता है आपका जो है गलघोटू के लिए। और आपका रहता है पशु प्लेग यानी रिंडर पेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पोका पोकनी बोलते हैं, तो इसके लिए आपका कौन सा रहता है, इसके लिए आपका रहता है जीटीबी, नोट करते जाइए। आपको पीटीबी जीटीबी में जो है कंफ्यूज पैदा होगा, तो जो आपका पशु प्लेग किसका है भाई, जीटीबी। जीटीबी मतलब गॉड टिश्यू कल्चर वैक्सीन। क्या, गॉड टिश्यू कल्चर वैक्सीन, नोट करते जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, इनकी अलग अलग मात्राएं भी दी हुई है, तो इनको सबको आप याद रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशु में आफरा किसके कारण होता है, व्हाट केसेज चूज इन रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें आफरा किसके कारण होता है, आफरा एक रोग होता है, इसको अपन पता है टेम्पनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, आफरा यानी टेम्पनाइटिस, ये किसके कारण होता है भाई, परजीवी के द्वारा यानी पैरासाइट्स के द्वारा फैलता है क्या, रूमेन में गैस भर जाने के क्या कारण होता है क्या, या वायरस के द्वारा फैलती है क्या ये बीमारी, या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, तो ये पूछ रहा है इनके बारे में, उन्होंने पूछा है।
तो जुगाली करने वाले पशु, आपको पता है कि भाई जुगाली करने वाले में जो आफरा आपकी टैंक बनाई, आफरा आपको शब्द से ही पता लग रहा हो, आफरा यानी ज़्यादा पेट भर जाना। तो रूमेन में जो है गैसें बन जाने के कारण, क्योंकि रूमेन में गैसें, इसका आंसर सही क्या है आपका बी जो है इसका सही आंसर। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमेन में गैस भर जाने के कारण जो है आपका जुगाली करने वाले पशुओं का जो है, जुगाली करने वाले पशु में आफरा किसके कारण होता है? रूमेन में गैस भर जाने के कारण। याद रखिएगा, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बीमारी को चुनिए जिसमें कि मरे पशु के ऊपर चूना छोड़कर गाड़ा जाता है। यानी पशु मर जाता है, फिर चूना छिड़क देते हैं और गाड़ देते हैं जमीन में, है ना, आपको पता है, ठीक है। तो जमीन में गाड़ देते हैं। सिलेक्ट द डिसीज इन विच द दैट एनिमल इज रेड बाय लिविंग लाइम ऑन इट, यानी लाइम यानी चूना होता है, तो चूना छिड़क कर गाड़ा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ये दे रखे, एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसमें पशु मर जाता है तो गाड़ते हैं क्या? लंगड़ी यानी ब्लैक क्वार्टर, या मलेरिया, या क्षय रोग, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में समझ में आ गया भाई, मलेरिया में तो नहीं करते हैं ये काम, ठीक है। टीबी भाई क्षय रोग में भी ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी बीमारी है नहीं, खतरनाक इतनी टीबी है, बट धीरे धीरे इंसान को ये खत्म करती है जो है टीबी, ठीक है। लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर, ये भी डेंजरस डिसीज है। एंथ्रेक्स, तो भाई इसमें इसका सही आंसर अगर आपको बताएं तो इसका एंथ्रेक्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, आपको पता है। इसमें 100% मृत्यु दर है, इसमें जो है आपका डेथ रेट क्या है? 100% जो है आपका डेथ रेट है किस डिसीज में? एंथ्रेक्स में। ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत डेंजरस बीमारी। इसका सही आंसर क्या है? ए, बहुत डेंजरस बीमारी है ये। और दोस्तों ये बीमारी जहां एक बार हो जाती है वहां बार बार होती रहती है, नोट कर लीजिएगा इस बात को, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकता है कि एक बीमारी जहां होती है वहां बार बार कौन सी बीमारी हो सकती है, ऑप्शन भी आपको दे सकता है। तो ठीक है, तो वो कौन सी डिसीज है भाई? वो डिसीज है एंथ्रेक्स। एक बार जहां ये बीमारी हो गई वो वहां बार बार होती रहती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मानव में फैलती है, मतलब इंसानों में भी ये बीमारी जो है फैल जाती है। कौन सी बीमारी? एंथ्रेक्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा आप। एंथ्रेक्स बहुत खतरनाक बीमारी है। एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं? गिल्टी भी बोलते हैं, एंथ्रेक्स को पीलिया का बुखार भी बोलते हैं, है ना। और ये सबसे ज़्यादा जो बीमारी है किसको प्रभावित करती है? भेड़ को जो है ये बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नोट करते जाइए इन क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी डिसीज है तो भेड़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो है एंथ्रेक्स। नोट करते जाइए, एंथ्रेक्स भेड़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है ये, ठीक है। और ये ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है? तो वो एक हो गया आपका कौन सा? एक हो गया आपकी एंथ्रेक्स के बाद आपकी एक हो गई टीबी। नोट करते जाए, टीबी एक ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। इसके बाद आपका एक हो गया हैजा के बारे में आपने सुना होगा, है ना, हैजा के बाद आपकी हो गई टाइफाइड। नोट करते जाइए, टाइफाइड एक ऐसी डिसीज है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, टाइफाइड हो गई। टाइफाइड के बाद और कौन सी हो गई? टाइफाइड के बाद एक और होगी आपकी अतिसार, यानी दस्त जिसको बोलते हैं अतिसार, ये भी ये खतरनाक बीमारी है। तो इनको कौन कौन सी बीमारी जो ये पशुओं से मनुष्य में फैलती है, मैंने आपको पूरा जो डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आगरा इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, पशु प्लेग में उद्भवन अवधि क्या होती है? मतलब पशु प्लेग की उद्भवन अवधि की ये बात कर रहा है कि पशु प्लेग में उद्भवन अवधि क्या होती है? द इमरजेंसी पीरियड इन एनिमल प्लेग यानी पशु प्लेग जो है इसकी ये कब से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं उत्पन्न होने को? उद्भवन काल को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? इनक्यूबेशन पीरियड। क्या किसकी? इनक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा है ये आपसे, इनक्यूबेशन पीरियड। नोट करते जाइएगा इसको, इनक्यूबेशन पीरियड की आपसे बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो कब से भाई? पशु प्लेग यानी रिंडरपेस्ट की बात कर रहा है ये। तो 20 से 30 घंटे में क्या फैलता है रिंडरपेस्ट? लक्षण दिखने लगते हैं क्या? 45 से 65 घंटे में, 3 से 8 डेज में, या 9 से 18 डेज में, ठीक है। तो जो है आपका पशु प्लेग के जो है उद्भवन काल की अवधि की अगर आपसे बात करें तो इसका सही आंसर है आपका सी, यानी 3 से 8 दिन में जो है आपका इसकी उद्भवन अवधि काल होती है। यानी क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पशु प्लेग का? 3 से 8 दिन। नोट करते हैं, इसका सही आंसर आपका सी है। आपसे कोई पूछ ले पशु प्लेग यानी रिंडरपेस्ट का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका 3 से 8 डेज होता है आपका किसका? पशु प्लेग का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भाई, बचाव के लिए पशुओं में प्रति वर्ष गलघोंटू का टीका कब लगा देना चाहिए? व्हेन शुड द गलघोंटू क्या बोलते हैं? गरगट भी बोलते हैं, है ना, नहीं सॉरी, गलघोंटू को गुटका बोलते हैं, ठीक है, गुटका, नाभिजोर, हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया।
तो बचाव के लिए पशुओं में प्रति वर्ष गलघोंटू का टीका कब लगा देना चाहिए, यानी गलघोंटू का टीका कब लगना चाहिए बचाव के लिए? तो बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में लगना चाहिए क्या, या आपका जो है गर्मी में लगना चाहिए समर में, या वर्षा ऋतु के पहले रेनी सीजन में, ठीक है, वर्षा ऋतु में, या फिर जाड़े में यानी विंटर में। तो जो है गलघोंटू का आपका टीका कब लगाना चाहिए, क्योंकि आपको भाई आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर के बारे में आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि जो है बीमारियां अधिकतर फैलती हैं कब, वर्षा ऋतु के, जो वर्षा ऋतु के बाद बीमारियां बहुत अधिकतर बहुत ज़्यादा फैलती हैं वर्षा ऋतु के बाद, है ना। तो इसका 6 नंबर का जो है आपका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर, यानी वर्षा ऋतु के पहले। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्षा ऋतु के पहले आपका जो है आंसर था, बसंत में नहीं आपके लगते, वर्षा ऋतु में भी नहीं लगते हैं, वर्षा ऋतु के पहले होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मैं लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ आपसे। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के पहले जो है आपके गलघोंटू का टीका अपन लगवाते हैं। आपसे बात कर अगर जून के मई के आसपास इसका टीका लगता है, 15 मई से 15 जून के आसपास जो है गलघोंटू का अपन टीका लगवाते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। गलघोंटू का मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है पहले है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पहले, वर्षा ऋतु के पहले जो अपन टीका लगवाते हैं, इसका सही आंसर आपका सी है, ठीक है। गलघोंटू का प्रतिवर्ष अपन टीका लगवाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बछड़ों को गलघोंटू बीमारी से बचाव का टीका कितनी आयु पर लगाना चाहिए? बछड़ों को गलघोंटू की बीमारी के बचाव के लिए, बचाव का टीका कितनी आयु पर लगाते हैं? बछड़े जो पैदा होते हैं उनको कितनी आयु पर गलघोंटू का, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है भाई, वैक्सीनेशन करवाना पशुओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अपने यहाँ के भारत के किसान जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते। अधिकतर किसान जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते भाई? पैसे की वजह से। अरे बोले फालतू है ये, जब उनका जब पशु मर जाता है तब उनको समझ में आता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन अपने को इंपॉर्टेंट होकर, जो आपने सुना होगा अधिकतर जो है डेयरी होती हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाता है, क्योंकि उनको पता है व्यापार अपने को आगे बढ़ाना है, तो इनको अपने को सही तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है, बछड़ों को गलघोंटू बीमारी से बचाव के लिए टीका कितनी आयु पर लगाना चाहिए? आयु पूछ रहा है वो, तो 15 डेज की आयु पर, 1 महीने की आयु पर, यानी बछड़ा पैदा होने के 1 महीने की आयु पर, या 2 महीने की, 2 मंथ बाद, या 4 मंथ बाद। तो ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई गलघोंटू बीमारी से बचाव के लिए टीका बछड़े को जो 15 दिन की आयु पर अपने को लगा देना चाहिए, यानी आपका आंसर इसका क्या है, ए सही आंसर है आपका, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, ए, यानी बछड़े को गलघोंटू बीमारी से बचाव का टीका 15 दिन की आयु पर अपने को लगा देना चाहिए, यानी इसका सही आंसर आपका ए है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। और एंथ्रेक्स का अगर आपसे कोई पूछे तो 4 मंथ, नोट कर लीजिएगा। एंथ्रेक्स में किसी पशु के जो बचाव के लिए, बछड़े के बचाव के कितनी आयु में टीका लगाते हैं? 4 मंथ की आयु में जो है एंथ्रेक्स का टीका लगवाते हैं। नोट कर ले जाए इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई, देखो वही क्वेश्चन अपने को आगे मिल गया कि भाई एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है, एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन बिगेन विथ, यानी एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू हो जाता है, यानी कब शुरू होता है? 2 वर्ष की आयु से, यानी बछड़े में 2 वर्ष का हो जाता है तब ये शुरू हो जाता है एंथ्रेक्स का टीका लगना। 4 महीने की आयु से, 1 वर्ष की आयु से, या 1 सप्ताह की आयु से। अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया, तो अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। बैठे तो बस 3 महीने में लगवाते हैं, बट 4 महीने अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, इसका बी जो है आपके लिए इसका सही आंसर, नोट कर लीजिएगा, इसका बी जो है आपके लिए सही आंसर है, ठीक है। ये इसका सही आंसर, यानी 4 महीने या 3 से 4 महीने की आयु में जो है एंथ्रेक्स का टीका लगवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है सूखा रोग यानी रिकेट्स निम्न की कमी के कारण होता है। सूखा रोग यानी रिकेट, याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि सूखा रोग को जो है दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, आस्टोमलेशिया भी बोलते हैं। कई बार अपने क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा आस्टोमलेशिया, क्या बोलते हैं, आस्टोमलेशिया। नोट कर लीजिएगा, आस्टोमलेशिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, आस्टोमलेशिया भी बोलते हैं। किसको, सूखा रोग को, सूखा रोग को अपन क्या बोलते हैं, आस्टोमलेशिया। आपको सूखा रोग की जगह आस्टोमलेशिया भी लिखा मिल सकता है। तो सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? सूखा रोग यानी रिकेट्स इज केसेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो सूखा रोग आपको पता है किसकी कमी से कारण होता है, सूखा रोग जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी इसका सही आंसर आपका क्या है, अगर इसका सही आंसर है जो है सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण आपका सूखा रोग होता है। भाई फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखते जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, है ना। क्योंकि आपको पता है सूखा रोग किसकी कमी के कारण, क्योंकि जो है फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या हो जाता है, पाई का डिसीज हो जाता है। देखो आपको पता है सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम से। भाई अब आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से होता है, आपको पता है ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। नोट करते जाइए, ग्रास टेटेनी आपने सुना होगा, ये ग्रास टेटेनी एक सूखा रोग टाइप का ही होता है,
ग्रास टेटेनी, ये ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? फॉस्फोरस की कमी से हो जाता है पाइका, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पाइवा बोलते हैं उसको। अपन लिखते हैं क्या इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखते हैं पीका, है ना, पीका या पाइका भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका फॉस्फोरस की कमी से पाइका हो जाता है। तो ये मैंने आपको 4 ऑप्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। इसका सही आंसर आपको पता है भाई, कैल्शियम में सूखा रोग कैल्शियम की कमी से कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एंथ्रेक्स रोग किस प्रजाति में पाया जाता है? एंथ्रेक्स डिसीज इज फाउंड इन विच स्पीसीज, यानी एंथ्रेक्स रोग जो है अधिकतर किस प्रजाति में फैलता है, ये पूछ रहा है। ये मतलब एंथ्रेक्स रोग किस प्रजाति में पाया जाता है। तो मैंने आपको जस्ट इसके पहले एक चीज़ बताई थी कि एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है, यानी एंथ्रेक्स तीनों में मतलब जो है बीमारी फैल सकती है, यानी मनुष्यों में भी फैल सकती है, गाय में भी फैलती है, भैंस में भी फैलती है, मानव में भी फैलती है। तो याद रखिएगा इनको। अपन जो आपको पता है भाई, जो बीमारी पशुओं से मनुष्यों में फैलती है उसको क्या बोलते हैं? पैराजूनेटिक डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराजूनेटिक डिसीज, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। जो बीमारी गाय या पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, मानव में फैलती है, ह्यूमन में फैलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैराजूनेटिक डिसीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैराजूनेटिक डिसीज। तो भाई जब ये इसको मनुष्यों में क्या बोलते हैं? मनुष्यों में इसको एंथ्रेक्स तो नहीं बोलते हैं, तो मैंथ्रेक्स जो मनुष्यों में इसको क्या बोलते हैं? मनुष्यों में एंथ्रेक्स बीमारी को बोलते हैं हूल शूटर। लिख लीजिएगा, मनुष्यों में एंथ्रेक्स बीमारी को क्या बोलते हैं? हूल शूटर बोलते हैं इसको, हूल शूटर, SHORTER। हूल शूटर जो है मनुष्यों में एंथ्रेक्स बीमारी को हूल शूटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका डी है, उपरोक्त में से सभी, यानी सभी प्रजातियों में जो है गाय भैंस मानव सभी में एंथ्रेक्स बीमारी फैलती है। तो इसका डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। नोट करते जाइएगा इन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई? टिटनेस किससे होता है? टिटनेस आपको पता है टिटनेस किससे होता है, ठीक है। टिटनेस जो आपका जीवाणुओं से होता है, विषाणु या प्रोटोजोआ या कवक, यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजीसाइड। तो जो है टिटनेस आपका जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। यानी ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सी डिसीज होती हैं आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर आप मुर्गी के टॉपिक से उठा लो, आप बीमारियों के टॉपिक से उठा लो, तो अधिकतर क्वेश्चन यही आए हुए हैं कि भाई ये रोग किसके द्वारा फैलता है, ये रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं किसी भी चैप्टर के, तो ये अपने को पता होना चाहिए। यानी टिटनेस किस में होता है? तो टिटनेस जीवाणुओं में होता है, विषाणु में, प्रोटोजोआ, कवक। तो टिटनेस जो है जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, यानी किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेबीज भी जो कि आपका फैलता है किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। नोट इंपॉर्टेंट बात है ये, रेबीज जो किसके द्वारा फैलता है? रेबीज जो है आपका जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है ना। डिस्टेम्पर एक बीमारी होती है, कुत्तों के द्वारा फैलती है डिस्टेम्पर, तो ये भी आपकी रेबीज जो है जीवाणुओं के द्वारा होती है। यदि बहुत सारी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होती है, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अरंडी का तेल अथवा ईसाबगोल औषधि का उपयोग कब किया जाता है? यानी व्हेन कैस्टर ऑयल एंड ईसाबगोल मेडिसिन यूज्ड, मतलब इनका क्या यूज है? अरंडी के तेल का और ईसाबगोल का, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो किसके रूप में? खुजली के दौरान, माने खुजली होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, या कब्ज में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग किया जाता है, मूंछ में यानी स्प्रिन में उपयोग किया जाता है, आफरा यानी टेम्पनाइटिस। तो इसका उपयोग अरंडी के तेल का, ईसाबगोल का उपयोग किस में किया जाता है? तो भाई जो है इसका उपयोग आपको पता है कि इसका उपयोग कब्ज में किया जाता है। अरंडी के तेल का उपयोग और ईसाबगोल का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, यानी कब किया जाता है? जो है आपको पशु को कब्ज होती है तब अरंडी के तेल और ईसाबगोल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? बी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका अरंडी के तेल और ईसाबगोल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, बकरी व भेड़ की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ गॉट एंड शीप इन मिनट, यानी बकरी और भेड़ की श्वसन गति क्या होती है? 10 से 12 मिनट प्रति मिनट होती है, या 12 से 15 प्रति मिनट होती है, या 18 से 20 प्रति मिनट होती है, या 20 से 25। तो यही पूछ रहा है कि जो है इनकी जो है रेस्पिरेटरी यानी श्वसन दर क्या होती है पशुओं की, भेड़ और बकरियों की। तो इसका सही आंसर है आपका 18 से 20 आपकी जो है पशुओं की, जो भेड़ और बकरियों की श्वसन दर होती है। प्रति मिनट की बात कर रहे हैं आपसे, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में जो है भेड़ और बकरी 18 से 20 बार जो है सांस लेती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका सी, यानी इनकी श्वसन दर जो होती है 18 से 20 बार प्रति मिनट होती है, मतलब 18 से 20 बार श्वसन लेती हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किल्ली को नष्ट करने के लिए उपचार करना चाहिए। टू डिस्ट्रॉय द
काइंडली ट्रीटमेंट शुड बी, यानी किडनी को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का यानी पेस्टिसाइड, ड्रिप स्नान यानी किडनियों को मारने के लिए, या स्वच्छ पक्की पशुशाला में से उन पशु को नहलाया जाता है, निकाला जाता है, या मतलब स्वच्छ पक्की पशुशाला भी अपन बनवा सकते हैं, या उपरोक्त में ही सभी। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है कि किडनी को नष्ट करने के लिए अपन सबका उपयोग करते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, डी। डी जो है इसका सही आंसर है, यानी अपन सभी का उपयोग करते हैं, यानी किसका, पशु को भैया पक्की पशुशाला भी अपन बनवाते हैं, है ना, ड्रिप स्नान भी करवाते हैं जिसको ड्रिप बाथ भी बोलते हैं, कीटनाशी का प्रयोग भी करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। आपको पता है बहुत सारी पेस्टिसाइड आती हैं जिसको अपन बोलते हैं सेबिन आती है, पेस्टोबान आती है, मेटास्ट्रीन आती है, DDTH आती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी आती है जिसको अपन BHC बोलते हैं। आपको पता है BHC होती है, पेस्टोबान नोट कर दिया जाए कौन कौन सी होती है, पेस्टोबान एक दवाई होती है, इनसे जो बहुत सारी कीटनाशक होती है इनका उपयोग करते हैं अपन जो परजीवियों को मारने के लिए या कीटनाशक को मारने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका सही आंसर जो है डी, आपको पता है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर भाई अगला क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भाई, बोरिक एसिड निम्न में से किसमें काम आता है, बोरिक एसिड इन यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बोरिक एसिड जो है आपका किसके काम आता है, खांसी में काम आता है, घाव को सुखाने के काम आता है, या बुखार में काम आता है, या इनमें से कोई नहीं, या किसी के काम नहीं आता, ठीक है। तो बोरिक एसिड जो है आपका, आपको पता है किसके काम आता है, घाव को सुखाने के काम आता है। इसका सही आंसर आपका बी जो इसका सही आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यानी घाव को सुखाने के काम क्या आता है, बोरिक एसिड जो है आपका घाव को सुखाने के काम आता है। आप नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि बोरिक एसिड निम्न में से किसके काम आता है, घाव को सुखाने के काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका शारीरिक तापमान अधिक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉडी टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगाएं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मतलब शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस जो सेशन है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर जो है शेयर कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ। आपको पता है बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चनों को बनाने में, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है ना। तो निम्न में से किसका शारीरिक तापमान अधिक होता है, तो भाई आपको पता है शारीरिक तापमान, आपने अगर इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भाई किसका शारीरिक तापमान क्या होता है, ठीक है। देखो शारीरिक तापमान की अगर आपसे बात की जाए तो गाय का आपको पता है कितना होता है, नॉर्मली टेम्परेचर आपको पता है 101 से 102 फ़ारेनहाइट या 103 फ़ारेनहाइट के आसपास, 102 के आसपास जो है आपका नॉर्मली टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो है सबसे अधिक गाय का तो होने वाला है नहीं, ऊँट का भी नॉर्मली जनरली इतना ही होता है। तो मुर्गी का आपने पढ़ा होगा कि मुर्गी का जो है टेम्परेचर, आपने सुना होगा कि मुर्गी का टेम्परेचर जो है 107 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। 107 फ़ारेनहाइट किसका होता है, मुर्गी का टेम्परेचर, यानी हाईली टेम्परेचर किसका होता है, मुर्गी का। तो इसका सही आंसर आपका सी है, यानी मुर्गी का जो है शारीरिक तापमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आफरा अधिकांश किस मौसम में होता है, इन विच सीजन आफरा इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, यानी गर्मी के सीजन में होता है, बरसात यानी रैनी, ठंड या बसंत, समर, रेनी, कोल्ड या स्प्रिंग। तो आफरा जो है किस मौसम में अधिक होता है, ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि आफरा जो है चारे किस टाइम पे अधिक उगते हैं, तो वर्षा ऋतु के टाइम पे जो है चारे अधिक उगते हैं। तो पशु चारा नया नया चारा खाते हैं, तो नया नया चारा खाते हैं उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो भारत में आफरा अधिकांशतः जो है आपका किस मौसम में होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको समझ में आएगा, बरसात ऋतु जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी बरसात यानी रेनी सीजन में जो है आफरा अधिकांशता फैलता है। विच सीजन आफरा इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, यानी आफरा जो आपकी डिसीज है ये जो बरसात में सबसे ज़्यादा फैलती है। इसका सही आंसर आपका जो है बी, इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद खुरपका मुंहपका फैलाने वाला वायरस अधिकतम कितनी दूरी तक पशु को ग्रसित कर सकता है, वॉट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द वायरस स्प्रेडिंग माउथ टू माउथ कैन इन्फेक्टेड इन एनिमल, यानी जो है खुरपका मुंहपका एक डिसीज होती है, तो ये अधिकतम कितने दूर तक जो है फैल सकती है। इसका वायरस आपको पता है बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस होता है इसका वायरस, जो खुरपका मुंहपका का आपको पता है वायरस इंडिया में जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है AOC। इसके अलग अलग जो है वायरस के नाम होते हैं, एशिया फर्स्ट, AOC फर्स्ट, ये अलग अलग इनके वायरस के नाम होते हैं। आप जब इनका रोग कारक का नाम पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, खुरपका मुंहपका के रोग कारक का नाम क्या है, गलघोटू के रोग कारक का नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खुरपका मुंहपका का इंडिया में अगर कोई जो है सबसे डेंजरस है तो वो AOC नाम का एक रोग कारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में सबसे नुकसानदेह है। तो ये जो आपको पूछ रहा है कि
अधिकतम कितनी दूरी तक जो है खुरपका मुंहपका बीमारी जहाँ एक बार हो जाती है, तो जैसे कि माना कि इस जगह पर जो है अपने को खुरपका मुंहपका बीमारी का एक पशु है, तो अधिकतम वो कितनी दूरी तक जो है खुरपका मुंहपका का अपने को फैल सकती है। तो ये जो वायरस है कितनी दूरी तक फैल सकता है, तो वो है इसका सही आंसर आपका है 100 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में ये आपको मिल भी जाएगा, कई बार पूछा हुआ है, तो ये आप भी आ सकता है दोस्तों। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सी, यानी 100 मीटर जो है ये 100 मीटर तक बहुत इफेक्टिव कर सकता है किसी भी पशु को। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। ये धीरे धीरे जो पशु को बहुत नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी, है ना। भले ही इसका डेथ रेट उतना नहीं है, डेथ रेट बहुत कम है, बट ये नुकसान बहुत पहुंचाती है पशु को। इसको जो है आपकी दूध उत्पादन पर, जो पशु के शरीर पर बहुत नुकसान पहुंचाती है बीमारी खुरपका मुंहपका। आपको पता है ये बहुत डेंजरस बीमारी है। और अगर आपसे बात किया तो इसका जो है, आपसे अगर कोई पूछे डेथ रेट के बारे में, तो डेथ रेट नॉर्मली कभी पूछता नहीं है, बट इसका 2.5% जो इसका डेथ रेट है बहुत कम है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, बट धीरे धीरे बहुत इफेक्टिव करती है ये, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई कि हमारे देश में भैंस के बछड़ों की मृत्यु का कारण क्या है। हमारे देश, द मेजर केसेस ऑफ डेथ ऑफ बफेलो काल्व्स इन आवर कंट्री इज, यानी हमारे देश में जो भैंस के बछड़े, आपको पता है भैंस के बछड़े अधिकतर मरते हैं, तो भैंस के बछड़ों के मरने का अधिकतर कारण क्या है। बीमारियां हैं क्या, डिसीज है, उनको तुरंत डिसीज हो जाती है क्या, कृमि यानी बॉर में क्या, या आहार यानी फीडिंग की वजह से, या रहन सहन की व्यवस्था की वजह से। तो किस वजह से उनके भैंसों के अधिकतर बछड़ों के मरने का कारण है, तो वो इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है, इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कृमि यानी बॉर। बॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं भैंसों के बछड़ों को, आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद टाइप के होते हैं, जो कि आप देखते हैं ऐसे ऐसे टाइप के, आपने देखा होगा पशु के जब गोबर में आप देखेंगे ना, जो है आपका बछड़े के गोबर में, भैंस के बछड़े के, तो आपको दिख जाएंगे सफ़ेद सफ़ेद टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टाइप लंबे लंबे टाइप होते हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वो शरीर को, वो बछड़े को मार देते हैं, है ना। सफ़ेद दस्त के बारे में भी आपने सुना होगा, जो सबसे डेंजरस बीमारी है सफ़ेद दस्त बछड़ों की, बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। सफ़ेद बछड़ों की अधिकतर 80 से 90% मृत्यु किससे होती है, सफ़ेद दस्त से ही होती है। ये मेजर बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है 80 से 90% जो है भैंस के बछड़े क्यों मरते हैं, सफ़ेद दस्त की बीमारी की वजह से। तो वो क्या है, कृमि यानी बॉर्म की वजह से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, यानी सही आंसर आपका इसका बी है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन चिकित्सा का यंत्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल डिवाइस, यानी चिकित्सा का वो यंत्र नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो, टोकार कैनुला। टोकार कैनुला बिल्कुल भाई ये तो यंत्र ही है भाई, चिकित्सा का यंत्र है। आपको पता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, टोकार कैनुला का उपयोग आपको पता है कहाँ किया जाता है, ठीक है। जो आपको पता है आफरा में इसका उपयोग किया जाता है गैस निकालने में, आपको पता है ना। टोकार कैनुला का उपयोग जो अपन पेट में छेद करते हैं पशु के, एक डॉक्टर को ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो टोकार कैनुला के द्वारा जो है पेट्स की बहुत सारी गैसें निकाली जाती हैं, ठीक है। आपको पता है इसके बाद कैथेटर, तो बिल्कुल कैथेटर तो बिल्कुल है भाई मेडिसिनली, बिल्कुल चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। पेशाब निकालने में किसका उपयोग किया जाता है भाई, पेशाब रुक जाती है पशुओं की, तो किसका उपयोग किया जाता है, कैथेटर का। जो है पेशाब रुक जाती है तो उसका उपयोग किया जाता है कैथेटर का। थनसाइपन, बिल्कुल भाई थनसाइपन इंपॉर्टेंट है। थनसाइपन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि थनसाइपन जो है आपके थनैला में उपयोग किया था किसका, थनसाइपन का। तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बिल्कुल ये तो आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये मतलब चिकित्सा का आपका यंत्र है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं होमोजेनाइजर की, तो बिल्कुल भाई होमोजेनाइजर जो है आपका चिकित्सा का यंत्र नहीं है, ये चिकित्सा के काम नहीं आता। ये कौन सा यंत्र है, तो ये भाई साहब जो आपका डेयरी यंत्र है, नोट करते जाइएगा। होमोजेनाइजर क्या है आपका, डेयरी यंत्र है। तो डेयरी यंत्र क्या काम करता है भाई, ये होमोजेनाइजर, तो ये क्या ये करता है, दूध का सामांगीकरण करने हेतु काम आता है। ये दूध का जो है सामांगीकरण करता है, कौन करता है, होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर एक डेयरी यंत्र है और ये जो है आपका दूध का सामांगीकरण करने के जो है काम आता है। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर आपका डी है, यानी डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा चिकित्सा का यंत्र नहीं है, तो आपका होमोजेनाइजर चिकित्सा का यंत्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया, टोकार कैनुला का उपयोग गैस निकालने के लिए आफरा में, कैथेटर का उपयोग पेशाब निकालने में, थनसाइपन का उपयोग थनैला रोग्स में किया जाता है, ठीक है, मैस्टाइटिस जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि थनैला रोग में दूध की अम्लता ... जाती है, यानी एसिडिटी ऑफ मिल्क इन थनैला डिसीज। यानी थनैला रोग में क्या होता है, अम्लता की बात करें तो अम्लता क्या होती है, तो थनैला में जो अम्लता घट जाती है या बढ़ जाती है अम्लता, यानी एसिडिटी की बात कर रहा है, तो डिक्रीज हो जाती है, ग्रो हो जाती है, यानी और वही रहती है, अम्लता में कोई परिवर्तन नहीं आता। इनका कहने का मतलब घटती है या बढ़ती है, ठीक है।
तो ये पूछ रहे, तो इसका सही आंसर अगर आपको बताएं तो अम्लता जो है, एसिडिटी आपकी जो है थनैला रोग में घट जाती है। क्योंकि क्यों घट जाती है भाई? क्योंकि क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूध में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? क्लोराइड की। नोट करते जाइएगा दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ फालतू की बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, क्लोराइड की जो है मात्रा जो है दूध में, थनैला के दूध में जो है क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए एसिडिटी कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि क्लोराइड जो है क्षारीयता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसलिए दूध में जो है अम्लता की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। इसका सही आंसर आपका ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 है कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? विच इज द फीवर इन विच द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, यानी वह कौन सा बीमारी है, यानी कौन सा ज्वर है, यानी कौन सी बीमारी है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। यहाँ पे बीमारी दोस्तों आप इसको नोट कर लिए, डिसीज की बात कर रहा है, वह कौन सी बीमारी है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो टिक फीवर, आपने सुना होगा, चिचड़ी ज्वर जिसको बोलते हैं टिक फीवर, मिल्क फीवर, या ABC दोनों, या थनैला। तो किस में दोस्तों जो है आपका शरीर का तापक्रम सामान्य से भी कम हो जाता है? दोस्तों आपको पता है सामान्य से भी कम हो जाता है, जो पशुओं का नॉर्मली टेम्परेचर होता है उससे भी कम हो जाता है। तो वो आपका है, वो डिसीज है आपकी मिल्क फीवर। कौन सी है? मिल्क फीवर। नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, वह है आपकी मिल्क फीवर, यानी बी इसका जो है सही आंसर। मिल्क फीवर एक ऐसी जो बीमारी है जिसमें पशु का तापक्रम सामान्य से भी कम हो जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत डेंजरस बीमारी है, बट इसमें बहुत जल्दी आराम भी मिलता है। जादुई कहते हैं, जादुई इलाज जो है इसका, इस बीमारी का है ना। किसका? दुग्ध ज्वर का, ठीक है। दुग्ध ज्वर अधिकतर उन पशुओं को होती है जो अधिक दूध देते हैं। नॉर्मली पशुओं को जो है ये नहीं होती है, ये जो अधिक दूध देते हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी जो भैंस की प्रजातियां हैं जिनको अधिक दूध देती हैं, गाय की हैं। तो ये जो बीमारी है ये अधिक दूध देने वाले पशुओं को, यानी जो विदेशी पशु हैं उनमें अधिकतर फैलती है। क्योंकि भैंस जो विदेशी प्रजातियां हैं वो अधिकतर दूध देती है। आपको बारे में आपने होल्स्टीन फ्रीजियन के बारे में सुना होगा, HF के बारे में, जर्सी। तो इनको जो है बीमारियां अधिकतर फैलती हैं जो अधिक दूध देती है। सीधे सीधे कहने का मतलब है जो भैंसी, जो गाय या भैंस अधिक दूध देती है उनमें जो है दुग्ध ज्वर फैलने के, अधिकतर मिल्क फीवर फैलने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 है, स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? स्ट्रिप्ट कप परीक्षण, है ना, किसकी रोग के पहचान के लिए किया जाता है कि ये भाई स्ट्रिप्ट कप परीक्षण करते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। तो स्ट्रिप्ट कप परीक्षण जो आपका मिल्क फीवर के लिए यानी दुग्ध ज्वर के लिए किया जाता है क्या? टिक फीवर के लिए किया जाता है क्या? एंथ्रेक्स की पहचान के लिए किया जाता है क्या टिक फीवर? या थनैला यानी मैस्टाइटिस, किसके पता लगाने के लिए जो है स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किया जाता है? तो भाई स्ट्रिप्ट कप परीक्षण जो है आपका थनैला के पता लगाने के लिए जो है स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किया जाता है। यानी इसका सही आंसर आपका क्या है? डी इसका सही आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनको आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी जो है इसका सही आंसर है, यानी स्ट्रिप्ट कप परीक्षण जो है आपका किसमें किया जाता है? थनैला रोग की पहचान के लिए जो है स्ट्रिप्ट कप परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है भाई, निम्न में से किस पशु में खुरपका मुंहपका का प्रकोप अधिक होता है? यानी खुरपका जो आपकी बीमारी होती है, FMD, फुट एंड माउथ डिसीज, तो ये मतलब इसका प्रकोप किन पशुओं में अधिक होता है, ठीक है। तो भैंस में होता है बफेलो, सीप, गॉट या सुअर, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा बिल्कुल कि जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, आपका सही एग्जैक्ट आंसर क्या है भाई? सुअर। यानी सुअर को जो है ये बीमारी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। फुट एंड माउथ डिसीज किसको ज़्यादा इफेक्ट करती है? सुअर को, यानी डी इसका जो है सही आंसर है। ये सुअर को जो है ये मान के चलिए, मतलब अगर हो गया ना तो ये ना सुअर को खत्म करके ही मानती है, क्योंकि उतना उसको जो है शरीर को इतना बर्बाद कर देती है उसके, सुअर के, ये बहुत नुकसान करती है सुअर को, बहुत इफेक्टिव है ये दोस्तों। ये खुरपका मुंहपका मैंने आपको बताया ना, ये आपको लगेगा नहीं कि है बट ये धीरे धीरे करके जो है शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसका जो मैं आपको बताऊं पिक पीरियड की अगर इंक्यूबेशन की अगर बात करूं तो ये 1 वीक में इसके लक्षण आपको समझ में आ जाएंगे भाई, खुरपका मुंहपका जो है डिजीज स्टार्ट हो गई। कितने? 1 सप्ताह में। नोट कर लीजिएगा इस बात को। ये इसकी अगर इंक्यूबेशन पीरियड की अगर कोई बात करें तो 1 सप्ताह जो है इसके लिए माना जाता है। शुगर में ये फैलती है, खुरपका मुंहपका, बाकी फैलती तो सभी में है बट शुगर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भाई,
बेबीशियोसिस रोग पशुओं में किसके माध्यम से फैलता है? बेबीशियोसिस डिसीज इज स्प्रेड इन एनिमल थाउट, यानी बेबीशियोसिस जो आपकी बीमारी है, जिसको आपके बारे में आपने सुना होगा, बेबीशियोसिस यानी लाल पेशाब जिसको बोलते हैं, है ना, आप रेड वाटर यानी लाल पेशाब के बारे में आपने सुना होगा। तो बेबीशियोसिस रोग पशुओं में किसके माध्यम से फैलता है? बेबीशियोसिस जीवाणुओं के द्वारा फैलता है क्या? बेबीशियोसिस विषाणुओं के द्वारा फैलता है क्या? कवक के द्वारा फैलता है या किल्लियों के द्वारा? तो आपकी जो ये बीमारी है बेबीशियोसिस, है ना, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी आपकी बेबीशियोसिस। तो ये जो है आपकी किल्लियों के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? टिक्स के द्वारा फैलती है, किल्लियों के द्वारा। इसका डी जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डी सही आंसर है। यानी जो ये बीमारी है ये किल्लियों के द्वारा फैलती है, यानी टिक्स के द्वारा फैलती है। इसको टिक्स के द्वारा, टिक्स फीवर भी इसको बोलते हैं, आपको पता है, चिचड़ी ज्वर भी बोलते हैं, यानी टिक्स के द्वारा जो है फैलती है ये बीमारी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये अगर इसको फैलाता है तो ये बीमारी प्रोटोजुआ से होती है। किसके द्वारा? प्रोटोजुआ के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, किल्लियाँ जो है इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? अभी क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किस बीमारी में मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? यानी मरे पशु का शव विच्छेदन यानी शव का जो है पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मरे हुए पशु का शव विच्छेदन नहीं करना चाहिए, शव को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको जाके सीधे जमीन में गाड़ देना चाहिए, चूना छिड़क देना चाहिए। तो जो है शव, मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है मैंने आपसे बात की थी। तो पशु प्लेग यानी रिंडर पेस्ट, खुरपका मुंहपका जिसको एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक क्वार्टर ही बोलते हैं। एंथ्रेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें शव विच्छेदन नहीं करते? तो आपको पता है 100% जिसका रेट है, और ये ऐसी बीमारी है कि पशु मर जाता है, पता भी नहीं चलता कि उसको हुआ क्या था, यानी एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है। यानी डी जो है इसका सही आंसर है। डी में यानी एंथ्रेक्स में पशु का शव विच्छेदन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ये बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत खतरनाक तरीके से ये बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पता नहीं चलता कि पशु कब मर गया और उसको हुआ क्या था, ठीक है। ये बहुत डेंजरस बीमारी है। इसमें अगर हो गया पशु को तो मरना तय है। ये कहने का मतलब अगर पशु को हो गया तो मरना तय है, क्योंकि इसकी अभी दवाई नहीं बनी है। ये कैसी बीमारी है? एंथ्रेक्स। सिर्फ एंटीबायोटिक देके आप पशु को बचा सकते हो, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो डी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है। इसके बाद अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो गलघोंटू के से बचाव का टीका कब लगाना चाहिए? विच शुड द वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गलघोंटू यानी गरगट बी गिवन? यानी गलघोंटू से बचाव के लिए टीका कब लगाना चाहिए? ये आपने जनरली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको पता है कि टीका कब लगाए जाते हैं? टीका लगाए जाते हैं वर्षा ऋतु के पहले। यानी वर्षा ऋतु कब आती है? तो वर्षा ऋतु आप ये ऑप्शन में देखिए, जुलाई से अगस्त के बीच लगाए जाते हैं क्या? मार्च से मई के बीच में लगाए जाते हैं, सितंबर से अक्टूबर, या नवंबर से दिसंबर। अब आप अगर आपको पता होगा वर्षा ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु के पहले लगाते हैं, तो वर्षा ऋतु कब आती है भाई आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है। यानी मार्च से मई के बीच में जो है आपका इसका टीकाकरण करते हैं। किसका? गलघोंटू का, यानी बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। गलघोंटू का टीकाकरण कब करते हैं? मार्च से मई के बीच में जो है गलघोंटू बीमारी का जो है टीकाकरण अपन करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है खुरपका मुंहपका बीमारी का वैक्सीन होता है। द वैक्सीनेशन फॉर माउथ डिसीज, यानी खुरपका मुंहपका बीमारी का वैक्सीन कौन सा होता है? ये वैक्सीन पूछ रहा है कि किस बीमारी को जो वैक्सीन होता है खुरपका मुंहपका का, यानी फुट एंड माउथ डिसीज का वैक्सीन कौन सा होता है? तो लाइव स्पोर वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम दे रखा है ये। तो लाइव स्पोर वैक्सीन होती है क्या? फ्रीज ड्राइव वैक्सीन होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आप जो है चार्ट याद कर लीजिएगा वैक्सीन के बारे में। आपसे मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी आपकी मजबूत होगी तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि थ्योरी मजबूत होगी तो क्वेश्चन बनेंगे, वरना आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। लाइव स्पोर वैक्सीन, फ्रीज ड्राइव वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन या वाइल्ड एंड जुबेंट वैक्सीन। तो वो कौन सी वैक्सीन है जो खुरपका मुंहपका में उपयोग की जाती है? मैंने आपको जस्ट पहले ही बताई थी, क्या बताई थी? पीटीबी वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पॉलीवैलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, यानी इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सी जो है सही आंसर। यानी खुरपका मुंहपका में जो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? पॉलीवैलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। याद रखिएगा ये वैक्सीन जो है आपको पता है कि छोटे बछड़ों में कितने ml? छोटे बछड़ों में जो है 20 ml अपन देते हैं, और बड़े बछड़ों में अपन कितने 40 ml अपनी ये जो है दवाई दी जाती है। ये भाई साहब आपने को पता है कि एक ऐसी बीमारी है खुरपका मुंहपका का कि हर 4 मंथ में जो है इसका जो है वैक्सीनेशन किया जाता है पशु का, हर 4 महीने में, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बीमारी है। अपने को लगता है कि ये डेंजरस नहीं है, बट ये शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत डेंजरस बीमारी है। तो इसका हर 4 माह में जो है वैक्सीनेशन किया था। इकलौती ऐसी बीमारी है खुरपका मुंहपका कि जिसका हर 4 मंथ में वैक्सीनेशन किया जाता है। तो कौन सा वैक्सीन? पॉलीवैलेंट
टिश्यू कल्चर वैक्सीन लगाने की जो इसकी विधि की अगर आपसे बात करें तो सबकट लगाए, सबकट यानी त्वचा के नीचे SC लगाते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता कि कहाँ लगाया जाता है, तो सबकट लगाते हैं, सबकट यानी त्वचा के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बता दिया मैंने, C इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है छूत की बीमारियों की एकदम से रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोग किया जाता है। छूत की जो बीमारी होती है वह उनका कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसका प्रयोग किया जाता है छूत की बीमारियों को रोकने के लिए। ठीक है, छूत की बीमारियां, तो BCG दवा, वो दवा एक है जिससे रुक जाएगी। BCG, सल्फामेजाथिन, राबोराटीन या एंटीसीरम। तो किसका उपयोग किया जाता है छूत की बीमारी को रोकने के लिए, तो छूत की बीमारी को रोकने के लिए एंटीसीरम का उपयोग किया जाता है। किसका, एंटीसीरम जो है, एंटीसीरम का उपयोग किया जाता है छूत की बीमारियों को रोकने के लिए। ये तो मैं आपको बताऊं जो पेस्टोबान, सल्फामेजाथिन, ये आपकी कीटनाशक को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं। BCG तो दोस्तों ये एक प्रकार की, मैं आपको बताऊँ BCG जो एक प्रकार की वैक्सीन है, ये किसकी वैक्सीन है, TB की। नोट कर लिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ TB की एक वैक्सीन है BCG वैक्सीन होती है TB की, जो कि 2 से 3 ml मात्रा लगती है। हर 6 महीने की उम्र में जो है TB का टीका लगाया जाता है। कितनी उम्र में, 6 महीने की उम्र में TB का टीका लगाया जाता है। TB यानी माइक्रोबैक्टर ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है। ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक भी बोलते हैं या क्षय रोग भी बोलते हैं। तो इसके टीके का नाम क्या है, BCG वैक्सीन करके इसका टीका आता है। ये भी सबकट लगाया जाता है, 6 माह की उम्र में लगाते हैं। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए लगाते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, 2 वर्ष के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, तो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रोबास्टा हो गया, सल्फामेजाथिन हो गया, पेस्टोबान हो गया, सेबिन हो गया, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया। तो ये जो आपकी कीटनाशक दवाइयाँ, एंटीसीरम के बारे में आपको पता ही है, तो इसका सही आंसर आपको पता लग गया, एंटीसीरम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है पाद स्नान का महत्व किस बीमारी में होता है। पाद स्नान यानी फुटबाथ के बारे में आपने सुना होगा। पाद स्नान कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें पशु को जो है निकालते हैं बार बार, दिन में 2 से 3 बार पशु को निकालते हैं। ये किस लिए करते हैं, किस बीमारी में करते हैं ये, तो अब आपको पता लगेगा कि पशु को बार बार जब निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसके पैर इसमें जो है अपन पानी भरते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी डालते हैं घाव सुखाने वाली। तो किसके लिए करते हैं, FMD यानी C जो है इसका सही आंसर है पाद स्नान का। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी में जो है पाद स्नान का उपयोग करते हैं। खुरपका मुंहपका, इसको खंगिया भी बोलते हैं, नोट करते जाइएगा खंगिया। आपको बीमारी का थोड़ी नाम अजीब है बट इंपॉर्टेंट है कि भाई पाद स्नान का उपयोग किस में किया जाता है, FMD यानी खुरपका मुंहपका बीमारी में जो है पाद स्नान का उपयोग किया जाता है। इसका जो है C सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि निम्न में से कृमिहार यानी कृमि को मारने वाली दवा कौन सी, विच द फॉलोइंग ऑफ कृमिनाशक वॉर्म किलर मेडिसिन, यानी कृमिहार कृमियों को मारने वाली दवा कौन सी है। एस्पिरिन ये जो है कृमिनाशक को मारती है, एस्पिरिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या तारपीन का तेल होता है। इसके बाद और डी क्या बोल रहा है भाई, डी है आपका जो है अफीम। तो किसका उपयोग करते हैं जो अपन कृमिहार को मारने के लिए, तो कृमिहार को मारने के लिए अपन उपयोग करते हैं तारपीन के तेल का। इसका C जो है सही आंसर है। तारपीन का तेल जो है कृमिनाशक को मारने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, तारपीन का तेल। ठीक है, इसके बाद हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है भाई कि गाय और भैंस की नाड़ी कहाँ से ज्ञात की जाती है, यानी पशु की नाड़ी गति अपने को चेक करनी है तो कहाँ से करेंगे। विच इज द पल्स ऑफ काउ एंड बफेलो नोनस, यानी गाय भैंस की नाड़ी गति को पता करने के लिए कहाँ पे अपन पता करते हैं कि नाड़ी गति इतनी मिनट चल रही है अपने को। वही तो भाई नाड़ी गति आपको पता है पशुओं में क्या होती है, जैसे गाय भैंस की नाड़ी गति आपको पता है जो है 40 से 50 बार जो है प्रति मिनट चलती है। ठीक है, गाय और भैंस में, गाय में 40 से 50 है, 40 से 60 अपन ले सकते हैं। गाय में जो है नॉर्मल 40 से 50 चलती है, भैंस में जो है 40 से 60 चलती है। अगर बकरी और भेड़ की अगर बात करें तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है इनकी नाड़ी गति। मैं आपको बता दूं 70 से 80 बार प्रति मिनट चलती है। ठीक है, यानी 1 मिनट में 70 से 80 बार वो हो जाती है। ठीक है, तो गाय भैंस की नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात की जाती है भाई, कॉक्सिजियल धमनी को पता करके ज्ञात की जाती है क्या, फीमोरल धमनी को ज्ञात करके पता की जाती है, मैंडिबुलर धमनी को ज्ञात करके, या शरीर का तापमान देखकर बॉडी टेम्परेचर। तो किससे जो है पशुओं की नाड़ी गति का पता किया जाता है, तो वो है इसके लिए इसका सही आंसर है आपका जो है कॉक्सियल धमनी, यानी कॉक्सियल धमनी से जो है आपके पशु का यह पता किया जाता है कि नाड़ी गति इसकी पल्स रेट, यानी जो इसकी नाड़ी गति यानी पल्स रेट क्या है। ठीक है, तो कॉक्सियल धमनी भाई ये होती कहाँ है, तो कॉक्सियल धमनी जो है आपकी
पूंछ के आधार वाले भाग जो होता है उसकी निचली सतह पर होती है। गाय की जो पूंछ होती है, पूंछ का जो नीचे आधार वाला भाग होता है, वहाँ पे जो ये कॉक्सियल धमनी होती है, वहाँ पे अपना हाथ रख के पता करते हैं कि भाई कितने मिनट चल रही है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि नाड़ी गति अपने को तो हाथ में जो आपको पता करते हैं कि भाई कितने, डॉक्टर चेक करता है कितने मिनट चल रही क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से पशुओं की पूंछ उठा के अपन जो आधार वाला भाग होता है वहाँ पे देखते हैं कि पशुओं की नाड़ी गति क्या चल रही है। ठीक है, तो कॉक्सियल धमनी के द्वारा पता करते हैं। अगर हम बात करें भेड़ बकरियों की जो है नाड़ी गति कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो है फीमोरल धमनी। ये कहाँ होती है, दोनों जो आपकी बकरी के पैर होते हैं, दोनों बकरी के पैरों की जो साइड में होती है, यहाँ पे होती है फीमोरल धमनी। तो जो बकरी की फीमोरल धमनी से जो है नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। अपने से कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैंस और बकरी की नाड़ी गति कैसे ज्ञात करते हैं, तो गाय और भैंस की जो है कॉक्सियल धमनी से, और बकरी और भेड़ की जो है आपसे कोई पूछे तो फीमोरल धमनी से ज्ञात करते हैं। और घोड़े की अगर पूछे तो मैंडिबल्स क्या होती है, घोड़े की जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं मैंडिबल्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, कॉक्सियल धमनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किस बीमारी को हाइपोग्लाइसीमिया या सेरिब्रल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, यानी विच डिसीज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया एंड सेरिब्रल एनीमिया, यानी किस बीमारी को जो है हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है और सेरिब्रल एनीमिया भी कहा जाता है। तो उसका सही आंसर थनैला है क्या, वो दुग्ध ज्वर, आफरा या खुरपका मुंहपका। तो वो कौन सी डिसीज है जिसको अपन हाइपोकैल्सीमिया भी और सेरिब्रल एनीमिया भी बोलते हैं, तो वो है आपकी दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर एक ऐसी डिसीज है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं और सेरिब्रल एनीमिया भी, और इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये दुग्ध ज्वर जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दुग्ध ज्वर होता है, इसको हाइपोकैल्शियम में नोट करते जाइएगा। मैं फालतू बात नहीं बोल रहा हूँ आपसे, है ना, कि ये फालतू बोल रहा हूँ। ठीक है, फालतू बात नहीं बोल रहा हूँ, नोट करते जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि जो है इसको किसको दुग्ध ज्वर को अपन क्या क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं, हाइपोगैलाइसीमिया भी बोलते हैं, सेरिब्रल एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इन नामों से जाना जाता है, किसको, दुग्ध ज्वर का। नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपका क्या है, इसका जो है बी सही आंसर है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें तापमान, मैंने पहली बात की, सामान्य से कम हो जाता है पशु का। ठीक है, आफरा आपको पता ही है कि आफरा अधिकतर खाने से होता है, रूमेन में गैस बन जाने के कारण होता है। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आफरा, कई बार पूछा हुआ है कि जो आफरा डिसीज होती है इसमें कौन कौन सी जो है गैसें बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा हुआ है पेपर में कि आफरा में जो है कौन कौन सी गैसें बन जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें बनती है। एक CO2 गैस बनती है, इसको बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, H2S। मीथेन बनती है आपकी, आपको पता होना, CH4 मीथेन भी बनती है आपकी, और सल्फर बनती है ना, SO2। तो ये चार आपकी जो गैसें जो है रूमेन में बनती हैं। इसी के कारण जो है पशु को घबराहट होती है कई बार, और पशु के पेट अगर आप ठोकोगे तो ढोलक जैसी आवाज़ आती है, ये इसके लक्षण है बीमारी के। तो इनमें ये चारों गैस बनती है, मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको पता है कि कौन सी बीमारी में नाड़ी गति 120 बार प्रति मिनट हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। 120 बार पूछ रहा है आपसे, 120 बार प्रति मिनट नाड़ी गति हो जाती है, यानी नाड़ी गति यानी पल्स रेट की बात कर रहा है आपसे। तो ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें पल्स रेट 120 बार प्रति मिनट हो जाती है, गलघोंटू, लंगड़ी रोग है क्या, लाल पेशाब या दुग्ध ज्वर। वो कौन सी डिसीज है जिसमें पल्स रेट 120 बार प्रति मिनट है, यानी आपको पता है दुग्ध ज्वर एक ऐसी डिसीज है जिसमें आपकी नाड़ी गति 120 बार प्रति मिनट हो जाती है, यानी इसका सही आंसर आपका डी है। यानी दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर एक ऐसी डिसीज है जिसमें नाड़ी गति आपकी 120 बार प्रति मिनट हो जाती है। ये बहुत हाईली है दोस्तों, आपको पता है कि क्योंकि टेम्परेचर जो है इसमें सामान्य से कम हो जाता है, पशु को कई बार इसमें घबराहट भी होती है। यह डिसीज़ बहुत खतरनाक डिसीज है, इसमें कई बार पशुओं के जो है दूध भी चला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बट जादू इलाज मिलता है इस बीमारी में। ठीक है, तुरंत, मतलब अगर समय पे इलाज मिल जाए तो तुरंत इलाज मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि कौन सी बीमारी में गुदा द्वार में जेब्रा मार्किंग बन जाती है। यानी जेब्रा मार्किंग आपको पता है, आप रोड क्रॉस करते हैं तो वो आपको दिखते होंगे रोडों पर, जब अपन इस साइड से उस साइड जाते हैं तो उसको आपको ऐसे ऐसे कुछ टाइप से डिब्बे टाइप के बने हुए रोड पे दिखते होते हैं, तो उनको बोलते हैं जेब्रा मार्किंग, याद रखिएगा। तो कुछ इसी टाइप से पशु के गुदा द्वार में भी जेब्रा मार्किंग नजर आने लगती है। वो कौन सी बीमारी जिसमें जेब्रा मार्किंग नजर आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हेमरेजिक सेप्टिसिमिया यानी HS एक ऐसी डिसीज जिसमें जेब्रा मार्किंग दिखती है क्या, और एंथ्रेक्स या पोकापोकनी, या इसके बाद हो गया आपका लंगड़ी रोग, यानी इसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। तो कौन सी डिसीज जेब्रा मार्किंग देती है, तो वो है आपकी
पोका पोकनी यानी रिंडर पेस्ट यानी पतली पोक ऐसी डिसीज है जिसमें आपको जो है जेब्रा मार्किंग नजर आ जाएगी गुदाद्वार में। तो इसका सही आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो इसका सी जो है सही आंसर है। यानी पोका पोकनी नाम क्या क्या है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार रिंडर पेस्ट के नाम क्या क्या है। पशु प्लेग, नोट करते जाइएगा, पशु प्लेग, कैटल प्लेग, पशु माता, रिंडर पेस्ट, पतली पोंक, इनको आदि नाम मतलब बहुत सारे नामों से जो है इनको जाना जाता है, ईटीसी इत्यादि आदि नामों से जो है इनको इस बीमारी को जाना जाता है, पोका पोकनी को, रिंडर पेस्ट को। ठीक है, मैंने आपको बीमारियां बता दी। इसका सही आंसर जो आपका सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है रिंडर पेस्ट यानी पोका पोकनी, ये एक इकलौती ऐसी बीमारी है जो घोड़ों में और कुत्तों में कभी नहीं फैलती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ों और कुत्तों में जो है पोका पोकनी यानी पतली पोंक या रिंडर पेस्ट कभी नहीं फैलती, घोड़ों और कुत्तों में। नोट कर लीजिएगा, ये आपसे कभी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो घोड़ों और कुत्तों में नहीं फैलती, तो वो पोका पोकनी या रिंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए सफेद मुद्र का परीक्षण किया जाता है, द व्हाइट रिंग टेस्ट किया जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है, जैसे कि आपने थनैला में पढ़ा था कि थनैला में जो है आपको स्ट्रिप्ट का परीक्षण पता भाई इससे पता लग जाता है कि थनैला में जो है स्ट्रिप्ट का परीक्षण किया जाता है, तो पता लग जाता है कि इस बीमारी में थनैला है। ठीक है, ऐसे ही व्हाइट रिंग टेस्ट ऐसी कौन सी बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, एंथ्रेक्स की बीमारी या थनैला यानी मैस्टाइटिस। भाई मैस्टाइटिस के बारे में आपने तो पढ़ा है, भाई मैस्टाइटिस के बारे में तो नहीं किया जाता। दुग्ध ज्वर या एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका। तो सीधी से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, यानी सफेद मुद्र का टेस्ट है यानी व्हाइट रिंग टेस्ट है, तो ये जो है आपका एंथ्रेक्स की बीमारी में पता लगाने के लिए किया जाता है। एंथ्रेक्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, यानी एंथ्रेक्स की बीमारी जो है उसमें पता लगाने के लिए इसको जो है किसका टेस्ट किया जाता है, सफेद मुद्र का टेस्ट किया जाता है, यानी ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे ज्यादा खतरनाक थनैला होता है द मोस्ट डेंजरस थनैला। थनैला के भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही थनैला नाम सुन लिया आपने, थनैला के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कि थनैला के बारे में आपको पता, बहुत सारे इसके रोग कारक भी होते हैं। अगर आपसे रोग कारक के बारे में कोई पूछे तो इंडिया में सबसे फेमस रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकाई एगालेक्स। नोट कर लिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्स, स्ट्रेप्टो ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्स दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, एगालेक्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्स जो है इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को थनैला रोग के फैलाने में। स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा भारत में जो है सबसे ज़्यादा थनैला फैलता है। तो थनैला के प्रकार की आपसे बात करें, सबसे ज़्यादा खतरनाक थनैला कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका खतरनाक थनैला होता है, इसके क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर दीर्घकालीन थनैला। नोट कर लीजिएगा, दीर्घकालीन थनैला सबसे खतरनाक माना जाता है, यानी लॉन्ग मैस्टाइटिस भारत में सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी दीर्घकालीन थनैला ही माना जाता है। यानी थनैला दो प्रकार के होते हैं आपके, दीर्घकालीन, गर्मी का थनैला, ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता बट ये बहुत डेंजरस होता है ना। इसका ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है जीवाणु परीक्षण किया जाता है, बैक्टीरियल टेस्ट डन, यानी जीवाणु परीक्षण किसमें किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे परीक्षण किए ना, अभी आपने बात की, तो ऐसे ही जीवाणु परीक्षण किसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में जीवाणु परीक्षण की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो क्षय रोग में, टेम्पनाइटिस में, थनैला में या लंगड़ी रोग यानी ब्लैक क्वार्टर में। तो भाई जीवाणु परीक्षण किसमें किया जाता है, तो जीवाणु परीक्षण दोस्तों ये एक बार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थनैला में जो है आपका मैस्टाइटिस में स्टेप्ट का परीक्षण भी किया जाता है और जीवाणु परीक्षण भी किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, जीवाणु परीक्षण भी किया जाता है और स्टेप्ट का परीक्षण भी किस में किया जाता है, थनैला में। तो सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि गर्दन एवं जांघों पर विशेष चरचराहट की ध्वनि किस रोग का लक्षण है, क्रिप्टिंग साउंड ऑन द नेक एंड थॉट्स इन सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज, यानी गर्दनों में चरचराहट किया है, क्रिप्टिंग साउंड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो अपने से पेपर में पूछा हुआ है कि क्रिप्टिंग साउंड किस बीमारी का लक्षण है, यानी ग्रिंटिंग साउंड, क्रिप्टिंग साउंड, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके लिए जो है सीरीज में लाता हूँ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे, क्वेश्चनों की याद रखिएगा, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो प्लेग में लक्षण की बात कर रहे हैं, गर्दन और जांघों पर चरचराहट की प्लेग में आती है क्या, यानी पशु प्लेग में जो आपकी बीमारी होती है उसमें आती है क्या, लंगड़ी में आती है क्या, यानी ब्लैक क्वार्टर में आती है क्या, खुरपका मुंहपका यानी एफएमडी और गलघोंटू के यानी
आपको पता है हेमरहेजिक सेप्टिसिमिया। तो किस में जो है आपकी गर्दन जांघों पर चरचराहट की आवाज़ आती है, तो वो है आपकी लंगड़ी। लंगड़ी एक ऐसी डिजीज़ है कि आप गर्दन पर अगर दबाओगे तो चटचटाहट की जो आपको दबाने की आवाज़ आएगी। आप गर्दन पर, जांघों पर, पुट्ठों पर, यानी जंग यानी थांबों पर, थंब थंब इनका आप चेक करेंगे तो आपको नितंब हर जगह आपको जो चरचराहट की आवाज़ आएगी। अगर आप उसको चीरेंगे तो उसमें काला ब्लड निकलेगा, आपको काला जैसा कोलतार जैसा जो ब्लड निकलेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। सड़े मक्खन जैसी बदबू आएगी आपको, जो है अगर आप उसको चीरेंगे तो आपके उसको पुट्ठे पर अगर आप चीरेंगे पशु के, जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे चरचराहट की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे आप ब्लेड मार के अगर चीरोगे तो आपको सड़े मक्खन जैसी बदबू आएगी, खून भी काला पड़ चुका होगा। ये बहुत डेंजरस बीमारी है। और अगर इसके डेथ रेट की अगर हम आपसे बात करें तो डेथ रेट दोस्तों 80 से 90% जो इस डिजीज़ का डेथ रेट है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लंगड़ी का जो है ब्लैक क्वार्टर का डेथ रेट क्या है, तो 80 से 90% जो इस बीमारी का डेथ रेट है। तो इसका सही आंसर आपको 39 का जो है बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आपसे बात करो, क्वेश्चन नंबर 40 की, तो क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है किस रोग में पशुओं की रक्त में सड़े मक्खन जैसे, देखिए आपने जस्ट पहले ही ऊपर बात की आपसे, इन विच द डिसीज द ब्लड ऑफ एनिमल स्मेल लाइक प्लेन वाटर, यानी सड़े मक्खन जैसी बदबू ऐसी कौन सी डिसीज इसमें आती है। सड़े मक्खन जैसी बदबू ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें सड़े मक्खन जैसी जो है आपसे जो बदबू आती है, ठीक है। तो जहरवाद यानी ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, आपसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट, एंथ्रेक्स और थनैला, ये तो आपको पता ही होगा, जस्ट मैंने पहले ही बताया आपको। लंगड़ी यानी ब्लैक क्वार्टर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है, जस्ट आपको पहले ही बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि हाल ही में पैदा हुए बछड़े को खीस पिलाने से किस रोग के प्रति प्रतिरक्षता आ जाती है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बछड़ों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन है। तो अब आप इसका सही आंसर हमको दें कमेंट में। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आप हमें बताएं। ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, इसका ना तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, या आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। हाल ही में पैदा हुए बछड़ों में खीस पिलाने से किस रोग के प्रति प्रतिरक्षता आ जाती है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, मेरा कर्तव्य बनता है कि सफ़ेद जो है वाइट स्टूल जो है, सफ़ेद दस्त एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है खीस पिलाने की प्रति प्रतिरक्षता आ जाती है। सफ़ेद दस्त जो आपकी एक ऐसी डिजीज़ है जो बछड़ों को सबसे ज़्यादा मारने का कारण, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा बछड़े मरते हैं तो वो सफ़ेद दस्त के कारण मरते हैं, क्योंकि उनकी ह्यूमिनिटी कमज़ोर होती है। तो आप जो है उसको खीस पिलाएं, खीस में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, दूध की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं किसमें, खीस में, यानी कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा, यानी खीस में यानी कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो वो सफ़ेद दस्त के प्रति प्रतिरक्षता उसमें बछड़े में आ जाती है। क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये 15 डेज में होने की, जो बछड़े को शुरू के 15 डेज में सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है। सफ़ेद दस्त नोट कर लीजिएगा, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सफ़ेद दस्त ऐसी कौन सी बीमारी है जो बछड़ों को शुरू के 15 दिनों में अधिकतर होने की संभावना रहती है, तो वो सफ़ेद डिसीज, सफ़ेद दस्त, वाइट स्टूल एक ऐसी है तो होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि सही जोड़ी बनाएं। डोकिंग मशीन गैस निकालने के लिए, टीट साइवन थनों में हवा भरने वाला यंत्र है, टोकार कैनुला पूंछ काटने वाला, या नीला तोता दर्द निवारक यानी पेन किलर का उपयोग करता है। तो डोकिंग मशीन के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल डोकिंग मशीन जो है पूंछ काटने का काम करती है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। गैस निकालने का काम तो मैंने जस्ट आपको बताया कि जो है गैस निकालने का काम आपका जो है वो करता है, कौन करता है, आपको मैंने आपको जस्ट बताया ना, आपको टोकार कैनुला जो है गैस निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो आपका गैस निकालने का काम नहीं करता है डोकिंग मशीन काम करती है पूंछ काटने का। और ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूंछ काटना जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है किसमें, सीप में। सीप यानी भेड़ में जो है पूंछ काटना सबसे ज़्यादा प्रचलित है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। भेड़ में जो है पूंछ काटना सबसे ज़्यादा प्रचलित है, डोकिंग मशीन के द्वारा जो है पूंछ काटी जाती है। टीट साइफन थनों में हवा भरने के वाला यंत्र बिल्कुल सही है। टोकार कैनुला बिल्कुल पूंछ काटने वाला यंत्र कहाँ है भाई, टोकार कैनुला तो गैस निकालने वाला है। नीला तोता ये बिल्कुल भी भाई नहीं, दर्द निवारक पेन किलर नहीं है। ये 42 जो है आपका सही आंसर है, टीट साइफन यानी थनों में हवा भरने के लिए, बी इसका सही आंसर है, नोट कर लिएगा इसको। टीट साइफन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भाई, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है निम्न में से किस रोग की मृत्यु दर सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, यानी डेथ रेट सबसे ज़्यादा किस बीमारी का है। मैंने जस्ट ही आपको ऊपर ये क्वेश्चन बताया, मतलब 4 से 5 बार मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात कर चुका हूँ कि डेथ रेट सबसे ज़्यादा किसका है, तो ब्लू टंग्स यानी नीली जिब्बा, एंथ्रेक्स,
रेबीज या खुरपका मुंहपका। तो डेथ रेट सबसे ज़्यादा है आपका एंथ्रेक्स में है। मैंने पहले ही बताया कि 100% डेथ रेट है भाई किसमें, एंथ्रेक्स में 100%, यानी हुआ पशु का मरना तय, 100% डेथ रेट, इसका कोई इलाज नहीं एंथ्रेक्स का। तो बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 43 का बी सही आंसर है। इसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है भाई, 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि अलगाव करना, यानी अलगाव मतलब आइसोलेट, अलगाव करना आवश्यक है, इट इज नेसेसरी ऑफ स्पिरिटेड, यानी अलगाव करना इंपॉर्टेंट है भाई। अलगाव करना यानी आइसोलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आइसोलेट बीमार पशु को, गाभिन पशु को, नए खरीदे हुए पशु को, या आइसोलेट मतलब किस, आइसोलेशन, आइसोलेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीमार पशु के लिए। बिल्कुल भाई, बीमार पशु के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है भाई। गाभिन पशु के लिए बिल्कुल, इसके लिए भी अलग से आइसोलेट रूम चाहिए रहता है। नए खरीदे हुए पशु के बिल्कुल भाई, क्योंकि अपने को पता नहीं रहता कि ये पशु कैसा है, क्या है, इसका व्यवहार कैसा है, अपने को तुरंत इन अन्य पशुओं के साथ अपन नहीं रख सकते। तो भाई उसको कम से कम मिनिमम आपसे बात करें तो जो है 2 सप्ताह के लिए उसको पशु को जो है अलग रखना चाहिए। आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि नए खरीदे हुए पशु को कितने सप्ताह तक अलग रखना चाहिए समूह से, तो 2 सप्ताह तक उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसका सही आंसर आपका डी है, तो ये तीनों बात बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसका डी जो है इसका सही आंसर, यानी अलगाव यानी आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी के लिए आइसोलेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 भाई क्या बोल रहा है कि बकरी की हृदय गति कितनी होती है, व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ गॉट, यानी बकरी की हृदय गति यानी हार्ट बीट कितनी होती है बकरी की 1 मिनट में। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हार्ट रेट जो है कितनी होती है, नाड़ी गति और हार्ट गति एक ही होती है। ये नाड़ी गति भी उसको पल्स रेट भी बोलते हैं, उसको हार्ट बीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट, 80 से 90 बार प्रति मिनट, या 50 से 60 बार प्रति मिनट, या फिर आपसे कोई पूछ ले 40 से 50 बार प्रति मिनट। भाई बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा कि बकरी की जो हृदय गति होती है वो 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है, यानी इसकी ए जो है इसका सही आंसर है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। 40 से 50 बार प्रति मिनट जो आपको पता है गाय भैंस की होती है, मैंने आपको बताया 70 से 80 बार भेड़ बकरी की होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे हुए। लंगड़ी रोग का टीका यानी वैक्सीनेशन फॉर लैम डिसीज, यानी लंगड़ी रोग यानी ब्लैक क्वार्टर डिसीज का जो है टीका का नाम बताएं। मैंने आपको सारे टीकों के नाम बताए थे, किस किस में कौन सा टीका लगता है, कब टीका लगता है, कहाँ पे लगता है। तो जो है लंगड़ी रोग का टीका मैंने आपको बताया था कि YFHS वैक्सीन, ये किस में लगता है भाई, YFH वैक्सीन ही लगता है गलघोंटू में। और गलघोंटू में कौन सा लगता है, वाइल्ड एंड जुबेंट करके एक वैक्सीन आता है। मैंने आपको सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन यही था कि वाइल्ड एंड जुबेंट वैक्सीन करके आता है, और YFHS, ये दोनों वैक्सीन जो है गलघोंटू में लगते हैं। स्पोर की अगर आपसे बात करें तो बिल्कुल भाई लंगड़ी में जो है आपका स्पोर वैक्सीन लगता है, सॉरी स्पोर जो आपका किस में लगता है, एंथ्रेक्स में। एंथ्रेक्स में जो है आपका कौन सा लगता है, जो है स्पोर वैक्सीन लगता है आपका एंथ्रेक्स में। 1 ml मात्रा लगती है इसकी, सबकट लगता है, ये वर्षा ऋतु को पहले लगता है, 1 वर्ष इसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, YFS का भी कुछ इसी प्रकार से। BCG मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि BCG जो आपका माइकोबैक्टर ट्यूबरकुलोसिस TB में लगता है। ठीक है, फार्मल किल्ड वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मल किल्ड वैक्सीन जो है आपका लंगड़ी रोग में लगता है। किसमें, लंगड़ी रोग में आपका फार्मल किल्ड वैक्सीन, यानी डी जो है इसका सही आंसर है। फार्मल किल्ड वैक्सीन जो है लंगड़ी रोग में लगता है, ब्लैक क्वार्टर में लगता है, इसकी 5 ml अपने को मात्रा लगती है दोस्तों, याद के लिए सबकट लगता है ये, और 1 वर्ष की इसकी प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें आपसे 47 की, तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है भाई गलघोंटू फैलाने वाले रोग कारक का नाम, द नेम ऑफ द डिसीज फैक्टर एंड स्प्रेड द थ्रोट एज, यानी गलघोंटू जो रोग होता है आपका गुटका, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, तो फैलाने वाले रोग कारक का नाम बताइए। मैंने आपको शुरुआत में बहुत सारे रोग कारक बताए थे, ठीक है, कि कौन कौन से फैलता है। तो गलघोंटू आपको पता है जीवाणु से फैलता है, तो उस जीवाणु का ये नाम पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो पास्टुरेला बोवी सेप्टिका, अगर आपको याद होगा तो बन जाएंगे हर को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। इसमें 5 स्टार आप बिल्कुल लगा के रखें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार इसमें अभी भी कई बार जो है ये क्वेश्चन बीमारियों से पूछे गए हैं, रोग कारक से। तो ये आपको सारी बीमारियों की याद करने पड़ेंगे। अगर आप बोलो तो मैं जो है एक ग्रुप पर डाल दूंगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गलघोंटू फैलाने वाले रोग कारक का नाम क्या भाई, पास्टुरेला बोवी सेप्टिका, पास्टुरेला बुबेलिस सेप्टिका, स्ट्रेप्टोकोकाई येगालैक्स, बैक्टीरियम कोलाई। ठीक है, तो पास्टुरेला जो आपका बोवी सेप्टिका है भाई बिल्कुल गलघोंटू से मिलता है, ये भी गलघोंटू से मिलता है, बट पास्टुरेला जो बोवी सेप्टिका है ये गाय में फैलता है। दोनों इसके सही आंसर है, ये भी अपन दोनों आंसर लेंगे इसके।
पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका जो है भैंस के बारे में पूछता है, ठीक है। अगर आप पेपर में आता है तो दोनों इसके आंसर लेगा, वो आपसे बुबेलिस, एक तो दोनों ऑप्शन है वो देगा नहीं, अगर देगा तो दोनों आंसर लेगा, ठीक है। या स्पेसिफिक बोलेगा कि गाय के लिए गलघोंटू में फैलाने वाला रोग कारक का नाम क्या है, तो आपने को बताना पड़ेगा पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका। अगर आपसे बात करें स्टेप्टो एगालेक्स, तो मैंने आपको बताया था भारत में थनैला फैलाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है, स्टेप्टोकोकाई एगालेक्स। ये थनैला यानी मेस्टाइटिस फैलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी बैक्टीरियम कोलाई या इकोलाई इसको बोलते हैं, ये भी थनैला के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, ए और बी जो है इसके सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से उग्र रोग यानी एक्यूट डिसीज, उग्र रोग यानी एक्यूट डिसीज के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि उग्र रोग क्या होते हैं भाई। उग्र रोग मतलब ऐसे रोग जो पशु में हो जाते हैं और समय कम, मतलब होने में टाइम नहीं लगता है और मतलब इलाज के लिए कम टाइम मिलता है अपने को। ये रोग क्या होते हैं, मतलब धीरे धीरे तो नहीं होते हैं, जो धीरे धीरे रोग होते हैं उनको बोलते हैं चिरकालीन रोग, ठीक है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चिरकालीन रोग होते हैं जिनको जो अपन सब एक्यूट डिसीज बोलते हैं चिरकालीन रोग को। तो ये जो है धीरे धीरे होते हैं, जैसे आपने खुरपका, मुंहपका, टीबी के बारे में सुना होगा। तो ये रोग जो है धीरे धीरे होते हैं, बहुत टाइम से होते हैं और इनमें इलाज के लिए पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक्यूट डिसीज जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो जल्दी होती है और इलाज में बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे आपने गलघोंटू के बारे में सुना होगा, समय बहुत कम मिलता है इलाज के लिए, 6 से 8 घंटे में जो है पशु मर जाता है अगर टाइम से इलाज नहीं मिलता है तो ये HS हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, सूखा या क्षय रोग। तो भाई मैंने टीबी के बारे में आपको बताया कि जो आती है ये तो चिरकालीन है भाई, इसमें तो टाइम मिलता है पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूखा रोग बिल्कुल इसमें भी टाइम मिलता है अपने के लिए। एंथ्रेक्स तो होगी आपकी एक ऐसी बीमारी जो अति उग्र हो गई भाई, ये तो एक ऐसी डिसीज है कि इसमें हुई हो काम खत्म। तो इसमें तो उसमें उग्र पूछा है, सब एक एक्यूट डिसीज पूछा है, तो एक्यूट आपकी गलघोंटू, इसका सही आंसर आपका ए है ना। ये तो आपसे पूछेगा वो अति जो है अति उग्र हो गया, तो अति उग्र में आपका एंथ्रेक्स आता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछते 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 में पूछ रहा है गलघोंटू सबसे ज़्यादा प्रभावित किस पशु को करती है? गलघोंटू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, 3 स्टार लगाएं क्वेश्चन को कि गलघोंटू सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है। तो गलघोंटू जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है भैंस को, यानी सी जो है इसका सही आंसर है। भैंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है गलघोंटू। ये मान के चलिए अगर भैंस को हो गया तो उसका 80 से 90% चांसेस जाने के हैं। भैंस को अगर सही टाइम पे इलाज मिल गया तो ठीक, बाकी इसका 80 से 90% चांसेस जो है गलघोंटू में जाने के हैं, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस बीमारी है भैंस के लिए, खास करके बहुत इफेक्टिव करती है भैंस पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें हम, तो सफ़ेद दस्त, वाइट डायरिया, वाइट स्टूल, सफ़ेद दस्त सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कई बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी की है पूरी सीरीज़ में कि जो है सफ़ेद दस्त 15 दिन की आयु के बछड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। 15 डेज ओल्ड काल्फ, ये 15 देश के जो काल्फ होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है सफ़ेद दस्त। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने आपको पूरी बता दी है ना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया, आप अपना काम करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट बेस्ट न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।